नमस्कार दोस्तों, आज पुनः पहल के YouTube चैनल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं। आज संविधान के इस राज व्यवस्था के जो मेन पोर्शन है उसको आगे बढ़ाते हैं। हमने विगत 3-4 क्लासों में हमने देखा कि किस प्रकार संविधान का निर्माण हुआ। संविधान सभा के गठन से संबंधित हमने तमाम प्रश्नों का जिक्र किया था। संविधान सभा से संबंधित उन परिस्थितियों का जिक्र किया था हमने। उसके बाद संविधान की प्रस्तावना का पूरा जिक्र हमने किया। उसके नेक्स्ट क्लास में संविधान के विशिष्ट लक्षणों की बात हम लोगों ने किया कि संविधान के विशिष्ट लक्षण क्या है, आखिर ऐसे क्या उपबंध हैं कि जो भारत के संविधान को विशिष्ट बनाते हैं। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और उस कड़ी में अगला अध्याय जो हमारा है उसका नाम है संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र। संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र। इसको अगर हम देखें कि संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। अब संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र से क्या आशय है, सबसे पहले इसको हम समझते हैं। भारत के संविधान के प्रथम भाग में अनुच्छेद 1 से 4 तक का जो जिक्र किया गया है वो 1 से 4 तक का जिक्र ही संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन करता है। अगर हम संविधान के विद्यार्थी हैं या भारत के राजनीतिक व्यवस्था को जानते हैं या जानने के इच्छुक हैं तो निश्चित रूप से हमें यह जरूर ध्यान रखना होगा कि अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 395 यानी कि भारत के संविधान का प्रथम अनुच्छेद और अंतिम अनुच्छेद के बारे में जानकारी जरूर हो। तो हम शुरुआत ही करते हैं आज भारत के संविधान के प्रथम अनुच्छेद से। हमने जब प्रस्तावना की बात किया तो हमने देखा कि प्रस्तावना में बहुत सी बातें थी जो पूरे संविधान की रूपरेखा को तय करती थी। संविधान के विशिष्ट लक्षणों की हम लोगों ने बात किया, तब भी हम लोगों ने देखा कि कुछ देशों के विशिष्ट चीजों से हमारा संविधान और मजबूत बन जाता है और समृद्धशाली बन जाता है। संघ और राज्य क्षेत्र की जब हम चर्चा करेंगे तो इसका आशय है कि आखिर में संघ राज्य क्षेत्र का मतलब क्या हुआ और यह अनुच्छेद 1 क्या कहना चाहता है। अगर हम बात करें कि यह अनुच्छेद 1 से 4 तक का जो जिक्र है यह पूरा ये जो अनुच्छेद 4 तक का जिक्र है वह संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में विस्तृत वर्णन करता है। एक एक अनुच्छेद लेकर बात करते हैं, बहुत बड़ा अध्याय नहीं है। और इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि इससे भी प्रश्न बनते हैं। बहुत से प्रतियोगी परीक्षाओं में छोटे छोटे जो प्रश्न पूछता है तो उसे यह टॉपिक उस प्रश्न को जरूर कवर कर लेता है। आइए बात करते हैं कि अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया यानी भारत की यह इंडिया यानी भारत यानी राज्यों के समूह के अपेक्षा यह राज्यों के संघ के रूप में जाना जाएगा, यूनियन ऑफ द स्टेट के रूप में जाना जाएगा। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि ऐसा क्या था। इंडिया और भारत हमने 2 शब्द यूज किया अभी कि जब संविधान सभा का गठन हो रहा था तो भारत के नाम को लेकर बड़ा विवाद था कि इसको क्या कहा जाए, हिंदुस्तान कहा जाए, भारतवर्ष कहा जाए, इंडिया कहा जाए, आर्यावर्त कहा जाए। तो कई तरह की बात मेंबरों ने कहा था और अंततः इसलिए इसको विवाद होने की स्थिति में स्वीकार किया गया कि यह भारत भी कहा जाएगा और इंडिया भी कहा जाएगा। अर्थात एक प्रश्न बड़ा स्पष्ट निकलता हमारे इस अध्याय से कि अगर ये कहा जाए कि इस भारत के संविधान में इस देश का क्या नाम है तो ध्यान रखिएगा एक जगह प्रथम अनुच्छेद में ही फर्स्ट अनुच्छेद में साफ कहा गया है इंडिया और भारत, अर्थात कि भारत भी नाम है और इंडिया भी नाम है। ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, इसका मतलब क्या हुआ कि भारत इंडिया है और जो भारत है यह यूनियन ऑफ स्टेट यानी संघ का एक समूह है, राज्यों का एक संघ है। यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब क्या हुआ, राज्यों का एक संघ है, जिसको हम कहते हैं एक अनुच्छेद 1 कहता है। अब आगे बात करते हैं इसमें कि
आखिर में ऐसा क्या है कि संघ का ऐसी बात क्या है इसके अंदर कि ये राज्यों का संघ होगा? ऐसी इसमें क्या जिक्र आया कि राज्यों का संघ होगा? तो हमें देखना होगा कि यह दो बातों को एकदम स्पष्ट करता है। एक तो भारत का नाम क्या है, भारत और इंडिया। दूसरा चीज यह करता है कि इसकी राज्य पद्धति क्या है, ये पद्धति किसको अपनाता है। तो बड़ा स्पष्ट तौर से कहता है कि यह जो संघ है, जो हम इसको कहने जा रहे थे कि यह राज्यों का संघ जो है, संघ है, इसका मतलब यह हुआ कि यह समझौते का परिणाम नहीं है, समझौते का परिणाम नहीं है। ये एकदम स्पष्ट हो रहा है, राज्यों का संघ है, राज्यों ने समझौता नहीं किया है, बल्कि क्या हुआ, संघ के अधीन राज्यों का निर्माण किया गया है। अब इसको लेकर दो शब्द में देखना होगा। एक शब्द है यूनियन और दूसरा शब्द है फेडरेशन। फेडरेशन, अगर दोनों शब्द का अर्थ देखें हम, तो दोनों शब्द का अर्थ होता है संघ। दोनों शब्द का अर्थ क्या होता है, संघ होता है। अब चूंकि हम कह रहे हैं कि भारत राज्यों का संघ है, तो फिर फेडरेशन से हमें क्यों एतराज है? तो फेडरेशन भी जब दोनों का अर्थ हमें संघ है, तो हम कह सकते हैं कि इंडिया इज ए फेडरेशन ऑफ स्टेट। तो हम क्यों कह रहे हैं यूनियन ऑफ स्टेट? इसके तार्किक चीज को समझना होगा, ताकि ये चीजों, ये दो शब्द हैं, ये सिर्फ सामान्य शब्द नहीं है, बल्कि समझने के स्तर का शब्द है। अब देखिए कैसे कि जब फेडरेशन ऑफ स्टेट कहते या यूनियन ऑफ स्टेट हम कह रहे हैं, तो दोनों का मूल अंतर क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट, इसका मतलब क्या हुआ कि संघ और राज्य में समझौता नहीं हुआ है, यानी कि जो ये बना हुआ यूनियन ऑफ स्टेट, यह राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है, बल्कि संघ के द्वारा निर्मित किए गए राज्य। इसका मतलब दो चीज और निकल कर इसमें सामने आती है कि इसका जो संघ, इसमें जो राज्य है, ये जो राज्य है, यह क्या है, यह विनाशी राज्य है। विनाशी का मतलब क्या हुआ, ये राज्य कभी भी नष्ट हो सकते हैं, कभी भी नष्ट हो सकते हैं। और उसके साथ इतना भी है कि जो यूनियन है, यूनियन का मतलब जो संघ है, यह क्या है, अविनाशी है। अविनाशी है मतलब ये हुआ कि कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता। राज्यों का नष्ट होने का आशय क्या है कि राज्य को बड़ा किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, नाम बदला जा सकता है, नाम परिवर्तित किया जा सकता है, नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है, लेकिन संघ पर इसका कोई असर नहीं होगा। अब आते हैं दूसरे शब्द पर, फेडरेशन पर। अगर हम कहते हैं कि इंडिया इज द फेडरेशन ऑफ स्टेट, इसका मतलब क्या हुआ, ये फेडरेशन में क्या हुआ, संघ ये भी है, लेकिन यह संघ दूसरे तरीके का है। अगर अमेरिका की बात करें, अमेरिका के संविधान की बात करें, अमेरिका के संघ की बात करें, तो निश्चित रूप से हमें देखने को मिलेगा यह वाला फेडरेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर राज्यों के समझौते का परिणाम अमेरिका का संघ है। हम जब विशिष्ट लक्षण की बात कर रहे थे, तो मैंने बड़ा स्पष्ट बताया था कि भारत के संविधान के विशिष्ट लक्षण में एक लक्षण यह भी है कि भारत अमेरिका के संघवाद से प्रभावित नहीं है। किसके संविधान से, किसके संघवाद से प्रभावित है? एक कनाडा के संघवाद से प्रभावित है। क्यों? क्योंकि कनाडा के संघवाद में स्टेट जो है वह किसी समझौते का परिणाम नहीं है, बल्कि संघ के द्वारा निर्मित किया गया था राज्यों को। और अमेरिका में क्या था? अमेरिका में राज्यों के सहमति का परिणाम था कि यहाँ का संघ बना हुआ था, इसलिए कहा गया फेडरेशन। और यहाँ पे एक चीज है कि इसीलिए कहा जाता है कि अमेरिका के संघवाद को कहा जाता है, उसमें राज्यों की बात की जाती है, तो कहा जाता है कि अविनाशी, देखिए वहां पे क्या है कि अविनाशी संघ का अविनाशी राज्य मतलब क्या हुआ कि वहां पर संघ भी नहीं टूट सकता है, और राज्य के अंदर भी कोई परिवर्तन संघ नहीं कर सकता है। हमारे यहाँ बड़ा साफ कहा कि यह अविनाशी संघ का विनाशी राज्य है, अर्थात राज्य के नाम में परिवर्तन, राज्य के आकार में परिवर्तन, राज्य के भौगोलिक संरचना में परिवर्तन, ये सब यहाँ का संघ कर सकता है। तो एक चीज क्लियर हुआ कि यूनियन ऑफ स्टेट और फेडरेशन ऑफ स्टेट में क्या अंतर होता है। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। ये तो हम अनुच्छेद 1 की बात कर रहे थे, अब अनुच्छेद 1 में और क्या क्या चीजें कही गई हैं तो जरा समझा जाए एक करके कि अनुच्छेद 1 में इतना नहीं कहा गया कि अनुच्छेद 1 में कहा गया, अनुच्छेद 1 में एक चीज और है कि संघ राज्य क्या है,
अगर हम कहें कि संघ राज्य का मतलब क्या हुआ, तो अगर हम जब संघ राज्य की चर्चा करते हैं, अगर हम संघ राज्य की चर्चा करेंगे तो निश्चित रूप से इसमें हमें 2-3 चीजें दिखाई देंगी। पहला चीज, संघ राज्यों का से क्या है, पहला चीज कि राज्यों के क्षेत्र, इसमें कि सभी राज्य, सभी राज्यों का क्षेत्र। दूसरा चीज, यह संघ शासित राज्य। और तीसरा है अर्जित। अब संघ शासित का मतलब क्या हुआ, या इसको हम संघ क्षेत्र कह लें, अगर शासित नहीं कहा संघ क्षेत्र कह लें, इसको हम संघ क्षेत्र और अर्जित, ये 3 चीजों से मिलकर राज्यों का क्षेत्र यानी राज्य की अगर हम बात करें तो 29, अगर राज्य की बात कर लें। अगर हम संघ क्षेत्र की बात करें तो क्या है 07, ठीक है। और अर्जित का से क्या हुआ कि ऐसे राज्य, ऐसी जगह, ऐसी भौगोलिक संरचना कि जिसको भारत यानी केंद्र यानी संघ ने जीता है, विजित किया है, उसको जीत लिया है युद्ध के द्वारा, संधि के द्वारा, समझौते के द्वारा। अगर कोई राज्य भारत ने जीता है तो वह अर्जित क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। अर्थात संघ राज्य क्षेत्र का आशय ही हुआ, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र का आशय हुआ कि राज्यों का क्षेत्र 29 राज्य, संघ का क्षेत्र यानी 7 केंद्र शासित प्रदेश जिसको मानते हैं, और अर्जित क्षेत्र अर्थात अगर समय समय पर भारत युद्ध के द्वारा, समझौते के द्वारा, संधि के द्वारा कुछ क्षेत्रों पर अपना अधिग्रहण करता है या कुछ क्षेत्रों के अपने अंदर समाहित करता है, तो इन चीजों को भी संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। तो यह मुझे लगता है कि बात स्पष्ट हो गया होगा आपको कि संघ राज्य क्षेत्र का मतलब क्या होगा, 29 + 7 यह आपका हो गया। और तीसरा चीज हो गया अर्जित क्षेत्र भी जो होंगे यह संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। अब ये हुआ, दूसरा चीज हुआ इसमें कि जैसे हमने देखा कि अनुच्छेद 1 में ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि पहला चीज क्या हुआ, स्पष्ट हुआ कि इंडिया क्या है, इंडिया का नाम भारत है, भारत इंडिया दोनों संविधान के अनुच्छेद 1 में दिया गया है। अगर कभी पूछ ले कि संविधान के अनुच्छेदों में वास्तविक नाम क्या है, तो आप ध्यान रखिएगा भारत और इंडिया 2 शब्द यूज किए गए हैं, पहला चीज। दूसरा चीज इसमें देखा हमने कि संघ राज्य क्षेत्र का से क्या हुआ कि संघ राज्यों का क्षेत्र यानी सारे राज्य जो भारत के अंदर 29 राज्य हैं वो सारे, प्लस 7 केंद्र शासित प्रदेश जो भारत के अंदर है वह। और अगर भारत सरकार या भारत के द्वारा कोई ऐसे स्थान, ऐसे जगह, ऐसे क्षेत्र जो अर्जित किए गए हों, जीता गया हो, जिनको संधि के द्वारा, समझौते के द्वारा प्राप्त किया गया हो, वो सारे क्षेत्र भी संघ एवं राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। तो अनुच्छेद 1 की बात हमने कर लिया। सीधा हम आते हैं अनुच्छेद 2 की बात करते हैं कि अनुच्छेद 2 में ऐसी क्या चीज कही गई है जो इतना इंपॉर्टेंट है। अगर हम अनुच्छेद 2 की बात करते हैं तो हमें देखना होगा कि आखिर में अनुच्छेद 2 जिक्र करता है कि यह जो अनुच्छेद 1 में हमने देखा कि संघ एवं राज्य क्षेत्र अर्थात भारत के सभी राज्य, भारत के अंदर सभी संघ शासित प्रदेश और अर्जित क्षेत्र 3 के अलावा अंतर्राष्ट्रीय संधियों के द्वारा या अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के द्वारा अगर भारत के अंदर कई अन्य देशों के क्षेत्र को अगर शामिल किया जाता है, किसी अन्य देश के किसी क्षेत्र को शामिल किया जाता है, तो शामिल करने की प्रक्रिया क्या होगी, वो सारी चीजें अनुच्छेद 2 में दे रखा है। अनुच्छेद 2 में दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत किसी विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण कर लेना, इसको कहा जा कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के द्वारा विदेशी क्षेत्रों का अधिग्रहण। आप ध्यान रखिए कि जब अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के द्वारा विदेशी क्षेत्रों का अधिग्रहण किया जाता है, इस सारी प्रक्रिया का जिक्र अनुच्छेद 2 में दे रखा है। और अनुच्छेद 2 ये कहता है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक के अनुसार हम जो राज्य क्षेत्र की बात कर रहे थे वही भारत के अंतर्गत आएगा, बल्कि ये अनुच्छेद 2 कहता है कि अगर कोई, जैसे हमने भूटान का, नेपाल का
या पाकिस्तान का अगर कोई हिस्सा हमें लेना होगा तो किस लेने की प्रक्रिया क्या होगी, वो सारी प्रक्रिया अनुच्छेद 2 हमें स्पष्ट करता है। इस पूरे अध्याय का सबसे जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 3 है। अनुच्छेद 3 किस लिए है? अच्छा, इतना ही नहीं है कि अनुच्छेद 2 में एक चीज और है कि यह कैसे लिया जाएगा। तो यह संसद को शक्ति दी गई है कि संसद समय समय पर ऐसे विधियों का निर्माण कर सकेगा जो अंतर्राष्ट्रीय संधि के माध्यम से, अंतर्राष्ट्रीय समझौते के माध्यम से किसी दूसरे राष्ट्र के, किसी दूसरे देश के उन भौगोलिक क्षेत्रों के अपने अंदर या भारत के सीमा के अंदर कैसे समाहित किया जाएगा, ऐसे चीजों का बार बार समय समय पर संसद कानून बनाया करेगी। तो संसद को पूरा विधिक पावर दिया गया इसको लेकर, इसीलिए अनुच्छेद 2 हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसमें एक चीज और हमने देखा, एक और हमारे भारत के संविधान में संशोधन हुआ। संशोधन था उस समय 35वां संविधान संशोधन 1974 में। अगर आप देखेंगे कि इसमें एक और चीज जोड़ा गया था, वो चीज था 2A। अब आप ये ध्यान रखिए कि जब भी हम किसी अनुच्छेद की बात करते हैं उसके बाद अगर कोई अल्फाबेट में कैपिटल में ABCD अगर जोड़ा गया है तो हमें मान लेना चाहिए कि वो मूल संविधान का हिस्सा नहीं है, बल्कि क्या है, वो ऐसा क्या चीज है, यह अनुच्छेद बाद में संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है और ये पूरी तरह एक अनुच्छेद का काम करते हैं। ये भी ध्यान रखना होगा हमें। तो 2A, कई बार ऐसा होता है आखिर में 2A में क्या दिया गया है। अब 2A की जब बात करेंगे तो हमें ध्यान रखना होगा कि सिक्किम की बात करना होगा। ये सिक्किम क्या है? सिक्किम भारत के राज्यों में एक विशिष्ट राज्य था। सिक्किम का जिक्र करना इसलिए जरूरी है कि ये 2A जो है यह 35वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। और आखिर में इसमें ऐसा क्या कहा गया, पहली बार भारत में सह राज्य का दर्जा, एसोसिएट स्टेट का दर्जा कॉन्सेप्ट लाया गया, वह सिक्किम के लिए लाया गया। सिक्किम के लाने का मतलब क्या हुआ, आखिर में ऐसा एसोसिएट क्यों लाया गया? तो हमें ध्यान रखना होगा कि 1947 के बाद जब भारत को आजादी प्राप्त हुई थी तो उस समय एक चीज था कि सिक्किम था एक शाही राज्य था। शाही राज्य का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर एक रजवाड़ा था, शाही राज्य था। और शाही राज्य कैसे हुआ कि यह राज्य राजा के अधीन था। इसके राजा जो थे उस समय, जो इनका यहाँ पर जो राज चलता था, वहां पर चोग्याल वंश का शासक था। चोग्याल वंश के शासक यहाँ शासन करते थे। अब हुआ कि ये इनको बहुत दिन तक यह अपना शासन करते रहे और ये अपने आप जब इनकी एक मंशा हुई तो इसको जब भारत अपने अंदर समाहित किया, अपने अंदर लिया, तो जब लिया इनको तो 1935वां संशोधन करके इसको सबसे पहले एसोसिएट राज्य का दर्जा दिया। कैसे एसोसिएट राज्य का दर्जा का मतलब कि इसको जब दर्जा दिया एसोसिएट राज्य का, ऐसा यह था कि इसके आंतरिक मामलों में भारत कुछ नहीं करेगा, लेकिन इसके बाह्य मामला जैसे विदेश की संधियां हो या युद्ध हो, रक्षा से संबंधित हो, इन सब चीजों को जो डील करेगा वो भारत डील करेगा। लेकिन इसके आंतरिक मामलों में भारत कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, इसलिए इसको एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया। लेकिन चोग्याल जो वंश था इसके खिलाफ वहां पर जब जनमत हुआ उसी 1974 की बात है, 1974 में। 1974 वो समय है जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ करती थी और इंदिरा जी के समय में ही चोग्याल में सिक्किम में एक जनमत संग्रह कराया गया। और जनमत संग्रह का परिणाम यह निकला कि उन्होंने चोग्याल वंश के खिलाफ जाने की बात कही जनमत संग्रह में, और उसका परिणाम यह निकला कि यह फिर हमें 36वां संशोधन करना पड़ा। 1975 में हमें 36वां संशोधन करना पड़ा। और यह संशोधन ने क्या किया कि यह जो हम प्रावधान एसोसिएट स्टेट का रखे थे, उस एसोसिएट स्टेट की जो कॉन्सेप्ट था उसको समाप्त कर दिया गया। और समाप्त करने के बाद इसी सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य अर्थात यह 22वां राज्य भारत का बना। और इस तरह यह 35वें संविधान संशोधन को 36वें संविधान संशोधन के द्वारा निरस्त कर दिया गया। तो इसलिए ये अनुच्छेद 2A को जाना जरूरी था। तो 2A इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमने देखा कि अनुच्छेद 1 में हमने देखा कि राज्य भारत संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र में क्या क्या चीजें आती हैं, उसको हमने देखा। अनुच्छेद 2 में हमने देखा कि
किसी दूसरे स्टेट के भूमि का अधिग्रहण करना हो, उसके कुछ हिस्से को भारत के हिस्से में मिलाना हो, तो किन किन प्रावधान के तहत संसद कानून बना सकती है, उन सब प्रक्रिया का जिक्र अनुच्छेद 2 करता है। और अनुच्छेद 2A भी इसमें चूंकि जोड़ा गया था, ए कहिए या 1 कहिए, तो इसमें हमने बताया कि ए का मतलब क्या हुआ, इसकी कहानी क्या है, वो सिक्किम को लेकर थी। सिक्किम चूंकि सह राज्य का दर्जा पाया था। एक दो बार कई जो एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ है कि भारत के राज्यों में ऐसा कौन सा राज्य है जिसको सबसे पहले सह राज्य का दर्जा दिया गया था, एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा, एक ही राज्य है पूरे भारत में 29 राज्यों में, सिक्किम, जिसको सबसे पहले सह राज्य का दर्जा दिया गया और फिर तुरंत उसी 1 साल के बाद 21 साल के भीतर इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और यह भारत के राज्यों की सूची में 22वें नंबर का राज्य बना। तो ध्यान रखना होगा हमें 2A को। अब आते हम सीधे बात करते हैं अनुच्छेद 3 का मतलब क्या हुआ, अनुच्छेद 3 क्या कहता है। अब अनुच्छेद 3 का जब चर्चा करेंगे तो फिर इसके बाद जब अनुच्छेद 3 की जब बात करेंगे, अनुच्छेद 3, अब अनुच्छेद 3 में ऐसी क्या विशेष बात है जो संघ राज्य क्षेत्रों को लेकर अब बात करती है। अब आप देखिए कि अनुच्छेद 3 का मतलब है कि संसद को ऐसी शक्तियां दी गई हैं कि जो समय समय पर किसी नए राज्य का निर्माण कर सकती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें क्या हुआ कि यह संसद के पास शक्ति है। शक्ति क्या है, पहला चीज है कि नए राज्यों का निर्माण, पहला चीज कि नए राज्यों का निर्माण से संबंधित कोई भी विधि बनाना होगा, संसद इसके लिए स्वतंत्र है, संसद को संविधान ने पावर दे रखा है। अब दूसरा चीज देखिए कि अगर किसी राज्य की सीमा का विस्तार करना हो, सीमा विस्तार या सीमा में विस्तार के बाद क्या होगा, मान उसको कमी, नाम परिवर्तन, मतलब देखिए कि इस तरह की जितने काम है, नए राज्यों का निर्माण, सीमा विस्तार, सीमा में कमी करना, नाम परिवर्तन करना, ऐसे सारे काम अनुच्छेद 3 के अंतर्गत होते हैं। और ये सारी शक्तियां जो हमें दी गई हैं वो संसद को दी गई हैं कि संसद समय समय पर ऐसे कानून का निर्माण करेगा और कानून के निर्माण के साथ वो तय कर पाएगा कि किस संघ क्षेत्र को या राज्यों को मिलाकर एक नए राज्य का निर्माण करना है या किस संघ क्षेत्र या राज्य को राज्य की सीमा का विस्तार करना है, सीमा की कटौती करना है, उसका नाम बदलना है। इन सभी चीजों का जिक्र हमें अनुच्छेद 3 में मिलता है। अब एक चीज और ध्यान रखना होगा अनुच्छेद 3 को लेकर हमें कि अनुच्छेद 3 में जब ये संविधान संसद कानून बनाती है तो निश्चित रूप से एक संविधान संशोधन का जिक्र किया जाता है कि अगर ये सब चीजें बिना संविधान संशोधन के नहीं होता है, ये चूंकि संविधान नए राज्य का गठन करना है तो निश्चित रूप से संविधान में संशोधन करना होगा। इन सब चीजों को अनुच्छेद 4 में भी देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। तो क्या चीजें हमें समझ में आया अनुच्छेद 3 में कि नए राज्यों का निर्माण, सीमा का विस्तार, सीमा की कमी, नाम परिवर्तन, इन सब चीजों को काम करने का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 3 संसद को देती है। लेकिन एक साथ और एक चीज जोड़ती है कि अगर किसी नए राज्य का निर्माण करना है, सीमा का विस्तार करना है, सीमा की कमी करनी है, राज्य का नाम परिवर्तित करना है, जिससे जिस राज्य को जो राज्य प्रभावित हो रहा है तो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के से ही ऐसे बिल संसद में लाए जाते हैं। और राष्ट्रपति क्या करता है कि सबसे पहले उस राज्य की विधानमंडल से परामर्श लेता है। परामर्श का मतलब क्या हुआ कि उस राज्य की विधानमंडल से कहता है कि क्या आपके सीमा का विस्तार किया जा रहा है, आप सहमत है कि नहीं है, आपकी सीमा में कटौती की जा रही है, आपका क्या मत है, आपके राज्य का नाम बदला जा रहा है, आप इस पर क्या हमसे अपेक्षा रखते हैं या आपका तर्क क्या है, आप इस चीज को मानते हैं कि नहीं मानते हैं। एक प्रश्न बनता है इसमें कि जब राष्ट्रपति राज्यों से बात करता है, पूछता है, तो उसकी समय सीमा क्या होती है। तो ध्यान रखिएगा कि कहीं भी संविधान के अनुच्छेद में इस समय सीमा का जिक्र नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ये राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है कि वो 3 दिन का समय देता है, 1 हफ्ते का समय देता है, 6 महीने का समय देता है, 1 साल का समय देता है। ये राष्ट्रपति के विवेक के ऊपर निर्भर करता है। अब
इससे संबंधित एक बात और समझ सकते हैं कि जब तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ आंध्र प्रदेश से काटकर, तो ध्यान रखिएगा कि आंध्र प्रदेश के विधानमंडल से राष्ट्रपति महोदय ने पूछा था और आंध्र प्रदेश पूरी तरह इसका विरोध किया था। आंध्र प्रदेश के विधानमंडल ने यह स्वीकार करने को बिल्कुल तैयार नहीं थी कि तेलंगाना राज्य जैसा कोई राज्य आंध्र प्रदेश को काट कर बनाया जाए। लेकिन क्या हुआ, तेलंगाना बना। तेलंगाना हम देख रहे हैं, आंध्र प्रदेश को भी मानना पड़ा। मतलब क्या हुआ, इसका कहने का आशय क्या है मेरा, कि अगर कोई विधानमंडल की बात निकल कर आती है तो यह संसद के ऊपर बाध्यकारी नहीं होगी। इसका मतलब यह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होगी कि राष्ट्रपति उस विधानमंडल की बात को स्वीकार करता है कि नहीं करता है। स्वीकार करता है तो ठीक है, नहीं तो संसद को पूर्ण अधिकार है किसी भी राज्य का नाम बदल देने का, किसी राज्य के सीमा में परिवर्तन कर देने का, किसी नए राज्य का निर्माण कर देने का। तो यह अनुच्छेद 3 बड़ा विस्तृत ब्यौरा देती है राज्य के निर्माण से संबंधित, उसकी सीमा से संबंधित, उसके परिवर्तन से संबंधित यह। अब इसके बाद एक और प्रश्न है, एक और अनुच्छेद है इसके साथ में, वो है अनुच्छेद 4। बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा समझना होगा क्योंकि इससे जुड़ा हुआ एक अध्याय और हमारे साथ चलने वाला है, तो उसके लिए हम अलग क्लास लेंगे। लेकिन आज इसको समझना है कि अनुच्छेद 4 कहता क्या है। अब देखिए अनुच्छेद 4 क्या कहता है। अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 में जो भी परिवर्तन होंगे, अब देखिए ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 2 और 3 में, 2 में क्या था कि अंतर्राष्ट्रीय संधि के माध्यम से, समझौते के माध्यम से किसी दूसरे राज्य या दूसरे इस राष्ट्र के कुछ क्षेत्रों को भारत के अंदर मिलाया जा सकता है, उसकी जो प्रक्रिया है वह। और तीसरा अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि राज्य के नए राज्य के निर्माण से संबंधित या राज्यों के सीमाओं का विस्तार, कटौती, राज्य के नाम में परिवर्तन, इन सब चीजों को लेकर कोई भी कार्रवाई की जाती है। तो यानी अनुच्छेद 2 और 3 वह अनुच्छेद 4 के तहत क्या होगा, यह संविधान संशोधन जो अनुच्छेद 368 है, जिसको संविधान संशोधन माना जाता है, इस अनुच्छेद के बारे में, इस अनुच्छेद के माध्यम से संविधान संशोधन की हम बारीकियों को समझेंगे। इसका मतलब कहता है यह अनुच्छेद 4 कि वह संविधान के अनुच्छेद के 368 के अनुरूप संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ध्यान रखिएगा कि 368 क्या कहता है, संविधान संशोधन के उन सारी प्रक्रियाओं का जिक्र करता है, सारी प्रक्रियाओं का जिक्र करता है। लेकिन क्या होता है इसमें कि 368 संविधान के संशोधन की प्रक्रियाओं का जिक्र तो करता है, लेकिन यहाँ पर साफ कह रहा है अनुच्छेद 4 कि 2 और 3 के तहत जो भी संविधान संशोधन किए जाएंगे वो संविधान संशोधन का हिस्सा नहीं होगा। अब यहाँ पे दिमाग में हम दो तीन चीजें बातें अपने आप आ रही हैं कि फिर संविधान का संशोधन किसको माना जाएगा। जो ध्यान रखिएगा इस चीज को कि इसका मतलब थोड़ा सा इस पर हम जिक्र करते हैं 368 में क्या क्या चीजें हैं, फिर अनुच्छेद 4 पर आते हैं। अब देखिए इसमें कि 368 का मतलब क्या हुआ, क्या है यह 368 क्या कहता है, संविधान संशोधन की बात करता है, संविधान संशोधन की बात करता है। अब देखिए संविधान संशोधन की बात करता है 368। अब इसमें क्या है कि एक तरफ 3 तरह से संविधान संशोधन होता है। एक होता है सामान्य बहुमत से, दूसरा होता है विशेष बहुमत से, तीसरा होता है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन। अब देखिए 3 तरह के संशोधन संविधान हमारे यहाँ होता है। पहला क्या होता है, एक शब्द ध्यान देखिए कि सामान्य बहुमत से, विशेष बहुमत प्लस 1/2 राज्यों के, आधे राज्यों से ज्यादा समर्थन प्राप्त करने की। अब एक चीज ध्यान रखना होगा, इसका मतलब 2 चीजें क्लियर हो रही है यहाँ पर कि एक तो अनुच्छेद 2 और 3 के जितने भी संशोधन है वो 368 के अंतर्गत नहीं आएंगे, अर्थात किस में आएंगे, वो सामान्य बहुमत के संशोधन में आएंगे। और सामान्य बहुमत के संशोधन 368 का हिस्सा नहीं माना जाता है, ये ध्यान रखना होगा हमें। 368 का हिस्सा नहीं माना जाता। इसका मतलब क्या हुआ कि केवल ये 2 संशोधन, अगर इन दोनों प्रक्रियाओं का प्रयोग संशोधन में किया गया है
तो वही संविधान के संशोधन का हिस्सा माना जाएगा। अर्थात जब हम पढ़ते हैं कि इतना संशोधन हो चुका है, 100 संशोधन हो चुका है, 104 संशोधन हो चुका है, तो इसका मतलब हुआ कि यह विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस 2/2 राज्यों के समर्थन वाला ही संविधान संशोधन ही उसमें जोड़ा गया है, न कि सामान्य बहुमत का संशोधन। क्योंकि इस पे पूरी लंबी क्लास चलेगी, एक पूरी क्लास होगी हमारी, इसलिए मैं बहुत ज्यादा इसके टेक्निकल पक्षों पर अभी नहीं जाना चाहता हूं। अब ये हो गया कि इसका मतलब कि जितने भी राज्य का निर्माण होगा, राज्यों की सीमा में कटौती होगी, विस्तार होगा, वो एक सामान्य बहुमत के संशोधन के अंतर्गत आएगा और वो संविधान संशोधन का हिस्सा कतई नहीं माना जाएगा। ये ध्यान रखना होगा हम लोगों को। यह पूरे संघ एवं राज्य क्षेत्र का अनुच्छेद 1 से 4 तक का जो जिक्र है इन्हीं प्रावधानों के अंतर्गत है, इन्हीं प्रावधानों के अंतर्गत है। लेकिन इसके साथ में कुछ क्वेश्चन बनते हैं। अब आपको कुछ आयोगों की बात कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि जब क्या हुआ कि देशी जब चूंकि भारत आजाद हुआ तो हमने बताया था किसी एक अध्याय में कि वहां पर 2 तरीके के राज थे। एक अंग्रेजी शासन के सीधे हस्तक्षेप में थे, दूसरा रियासतों के रूप में थे। तो हमने देखा कि जो अंग्रेजी शासन के सीधे अधीन थे वो तो भारत का हिस्सा बन गए, लेकिन जो रियासत थे वो भारत का हिस्सा बनने में उनको दिक्कत थी। 552 रियासत टोटल थे और 552 रियासत में संविधान लागू होते होते 549 रियासत अपने आप, यानी 552 में से 549 रियासत अपने आप शामिल हो गए भारत के साथ। लेकिन 3 ऐसे बच गए, 3 जो बचे वो 3 कौन कौन थे? ध्यान रखिएगा। एक था जूनागढ़, दूसरा था हैदराबाद, तीसरा था जम्मू एंड कश्मीर। तीसरा था कश्मीर। अब आप देखिए इसको कि जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर में फिर बाद में ऐसा हुआ कि ये जूनागढ़ भी भारत के साथ शामिल हो गया, पूरे भारत के साथ आगे जूनागढ़ भी आ गया। और दूसरा चीज ये हैदराबाद को भी बाद में पुलिस कार्रवाई द्वारा शामिल कर लिया गया। जम्मू कश्मीर ने क्या किया, ये विलय पत्र के माध्यम से भारत के साथ आने का अपने आप निर्णय लिया और अंत में जम्मू कश्मीर आया। क्योंकि बहुत जम्मू कश्मीर पे बड़ा विवाद रहा शुरू से। कभी अगर ऐसा कोई टॉपिक आता है तो जम्मू कश्मीर पे हम लोग विस्तृत एक लेक्चर तैयार करेंगे, उस पर बात करेंगे हम लोग। तो यह चीजें 3 जो रियासत थे वो बाद में भारत में शामिल किए गए। 552 में से 549 जो थे वो आजादी के बाद जब भारत का संविधान लागू हुआ उसी दिन शामिल हो चुके थे। लेकिन 3 चूंकि विवादित चीजें थी, इन तीनों को इसलिए बताना पड़ा। ये फैक्ट्स हैं, इसको ध्यान रखिएगा। 3 जो बाद में शामिल किए गए उसके बाद। लेकिन उसमें चीज और आया कि बाद में जब लास्ट में दक्षिण भारत के जो राज्य थे उन्होंने कहा कि काम किया जाए, क्यों ना कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कर दिया जाए। और भाषा का आधार बड़ा संकीर्ण मानसिकता के रूप से था कि एक ही भाषा के लोग एक राज्य में रहे। ये भारत की एकता और अखंडता के लिए उचित नहीं था। लेकिन इसके लिए तुरंत उस समय 1948 में जून में एक कमेटी बनाई गई, धर कमेटी। और धर आयोग जो था उन्होंने दिसंबर 48 में ही रिपोर्ट दिया। उन्होंने इसको खारिज कर दिया, मतलब बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि भाषा एकमात्र आधार किसी राज्य के निर्माण में वह उसकी संकीर्णता को दर्शाता है। क्योंकि भारत एकता और अखंडता की बात करता है। क्योंकि हमने देखा था भारत के संविधान की प्रस्तावना में कि एकता और अखंडता की बात करने वाला देश किसी संकीर्ण रूप से, भाषाई रूप से किसी राज्य के निर्माण के लिए तैयार नहीं हो सकता था। लेकिन इसके बाद जैसे निर्णय आया, दक्षिण भारत के राज्य थे, बड़े विरोध किए इसका, लोगों में बड़ी असहमति थी। तो फिर उसी समय जवाहरलाल नेहरू, और मुझे जहां तक याद आ रहा है कि उस समय 3 लोग के में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और सीता प्रताप रमैया के नेतृत्व में एक कमेटी और बनी। और वह कमेटी ने भी यह निर्णय दिया कि भाषाई आधार पर पूरी तरह एक राज्य का निर्माण नहीं किया जा सकता है। तो उस भाषाई आधार पर जो निर्माण की बात थी वो 2 आयोग ने इसको खारिज किया था। एक तो धर आयोग ने, दूसरा जेबीसी करके जो आयोग था उसका जो नाम था जेबीपी आयोग के नाम से था। वह दोनों आयोग ने इसको खारिज किया था। लेकिन बाद में 1953 दिसंबर में एक नया आयोग बना, फजल अली आयोग के नाम से,
इन्हीं आयोग की संस्तुति के बाद पुनर्गठन, नए नए राज्यों का पुनर्गठन किया गया। और उस पुनर्गठन का मामला था कि कुछ उसमें सिर्फ भाषा का आधार नहीं था, बल्कि भाषा का आधार भी एक कारण था, उसके साथ उसकी प्रशासनिक क्षमता, उसके आकार और उसकी सांस्कृतिक एकता, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को ध्यान में रखकर अन्य राज्यों का निर्माण किया गया। तो 2-3 आयोग इस पर ध्यान रखिएगा, एक तो जेबीपी कमेटी, दूसरा धर कमेटी, फजल अली आयोग, ये 3 जो ऐसे थे वो राज्यों के गठन से संबंधित आयोग थे। तो इसको लेकर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है उसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि भारत के संविधान में भारत के कितने नाम हैं, इंडिया और भारत, 2 चीजें। दूसरा चीज है कि अनुच्छेद 2A में सह राज्य का दर्जा पाने वाला प्रथम राज्य कौन है, ध्यान रखिएगा सिक्किम। और ये भी ध्यान रखिएगा कि सह राज्य का दर्जा देने के लिए भारत के संविधान में 1974 में 35वां संविधान संशोधन किया गया और 36वें संविधान संशोधन के तहत उस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। ध्यान रखिएगा। दूसरा चीज एक जो इसमें स्पष्ट कर ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 368 के तहत भारत के संविधान में जो संशोधन किए जाते हैं उस तरह का संशोधन राज्यों के निर्माण में, राज्यों के विस्तार में, राज्यों की सीमा की कटौती में, राज्यों के नाम के परिवर्तन में, ऐसे प्रावधानों में वह संविधान संशोधन नहीं माना जाता है, बल्कि सामान्य बहुमत का संशोधन माना जाता है। संविधान में संशोधन तो होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा यह 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं होता है। तो ये कुछ बातों को ध्यान रखिएगा। तो यह अध्याय मुझे लगता है कि आपको समझ गए होंगे, और इससे संबंधित अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि उस पर हम नई बात कर सके, उस पर हम उसको अगर किसी स्तर पे कहीं कमी रह जाएगी तो उसको ढूंढ कर आपके सामने नया आकार में लाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।